नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ये वीडियो डेडिकेटेड है जूनियर सुपर टेट को लेके। जूनियर सुपर टेट का जीएस पोर्शन का पॉलिटी का ये 4th वीडियो आप लोग को होगा ये, जिसमें कि हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले लोकल गवर्नेंस किया था, उसके बाद अब ये आप लोगों के सामने ये चीज़ें सामने आ रही हैं। मैंने प्रेसिडेंट भी कराया था, तो प्रेसिडेंट का जो एक पोर्शन हो, प्रेसिडेंट की बेसिकली 2 क्लासेस और 2 लोकल गवर्नेंस, मतलब 4 लेक्चर हो चुके हैं। ये 5वां लेक्चर है पॉलिटी का। इस वीडियो के बाद ये फटाफट शुरुआती हिस्सा है। इसके बाद मैं सीधे लोकसभा राज्यसभा पे आ जाऊंगा और उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे इंपॉर्टेंट रूप में। ये जो वीडियो है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन निश्चित रूप से परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, हमारे संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ, इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जरूरत पड़ेगी तो इसका एक लेक्चर हम और बनाएंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और ये लेक्चर बेसिकली लाइव आना था, लेकिन प्रॉब्लम होने की वजह से लाइव नहीं ले पाया, तो ये रिकॉर्ड करके ये लेक्चर देना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम मतलब एक्ट के तहत के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद, इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। मतलब किस भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, बताइए। तो ये कौन सा एक्ट था? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, या 1892 का, या 1909 का, या 1919 का? जल्दी बताइए। ये 1892 का जो काउंसिल एक्ट आया था, इसमें बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था। ये क्वेश्चन बजट पे डिस्कशन और क्रॉस क्वेश्चन के ऊपर कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होना चाहिए सेकेंड ऑप्शन 1892। 1892 के ऊपर इस क्वेश्चन को कई तरीकों से घुमा के पूछा जा सकता है, तो इसके लिए अलर्ट रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है। संविधान सभा जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया था, उसमें जो सदस्य थे, जो मेंबर्स चुने गए थे, 389 सदस्य थे ना टोटल अनडिवाइडेड इंडिया पे, तो उनका चुनाव कैसे हुआ था? मतलब डायरेक्ट वोट देके हुआ था, डायरेक्ट हुआ था, इनडायरेक्ट हुआ था, नॉमिनेट किए गए थे, क्या किया गया था? तो सीधे जनता के द्वारा चुने गए थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा नॉमिनेट किया गया था, या जो भारतीय राज्य के शासक थे उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया था, या जो प्रांतीय विधान सभाएं थी उनके द्वारा चुना गया था। प्रांतीय मतलब प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उनके द्वारा चुना गया था। तो देखिए, इनके सदस्यों का चुनाव जो किया गया था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के रूप के तरीके से किया गया था। जो ब्रिटिश इंडिया था, है ना, वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करा के, मतलब जिनको जनता ने चुना था उनके द्वारा इनको चुना गया था। ये जो 4th ऑप्शन है। और साथ में जो रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना था चुन के भेजा था। इनकी संख्या 389 थी, जो कि हर 10 लाख व्यक्ति पे एक व्यक्ति चुन के एक प्रकार से गया था। ये रेशो था, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी होगा ये जाएगा। ये परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो जो प्रोविंशियल हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनके द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा इनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत अगर हम देखें, आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें कि कौन से एक्ट, अधिनियम का मतलब होता है एक्ट, कलकत्ता में, मतलब फोर्ट विलियम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, है ना। आपको पता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, वॉरेन हेस्टिंग्स के पीरियड में जो आया था, उसके तहत ही कई सारे रिफॉर्म्स किए गए थे, जिसमें बड़ा रिफॉर्म था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। बिकॉज उस समय की अगर आप सिचुएशन देखें तो 1765 में जब द्वैध शासन लागू हुआ बंगाल में एक प्रकार से, तो वहाँ बहुत स्थिति खराब हो गई थी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत क्रश हो गया था। बिकॉज जो रेवेन्यू वाला हिस्सा था, जो दीवानी ताकत थी, वो अंग्रेजों के पास थी, और फौजदारी जो ताकत दे रखी थी वो नवाबों के पास थी। नवाब के पास फंड नहीं था, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? सिचुएशन खराब हो गई। इसीलिए कलकत्ता के ज्यूरिडिक्शन के लिए सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट, नाम सुनने में लग रहा होगा वर्तमान समय के सुप्रीम कोर्ट जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ कलकत्ता का ज्यूरिडिक्शन इसके एरिया में आता था। और 1773 में ये इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस, एलिजा एम्पे पहले चीफ जस्टिस थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, क्या बोल रहा है, केंद्र में द्वैध शासन, डुअल गवर्नेंस। द्वैध शासन का मतलब होता है शासन के 2 पिलर होना, जो पावर होती है वो 2 जगह सेपरेट होती है ना। किस एक्ट के तहत पहली बार आया था? केंद्र में मतलब सेंटर में। देखिए, स्टेट्स में, राज्यों में या प्रांत में जो द्वैध शासन था वो 1919 वाले में आया था, ठीक। लेकिन सेंटर में यह आया था 1935 वाले में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ध्यान दीजिएगा बच्चा, जब स्टेट की बात हो या प्रोविंस की बात हो तो 19, और केंद्र में
1935। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन जो प्रस्ताव था, यही प्रस्ताव था ना 1946 में, इसके बाद ही तो संविधान सभा की स्थापना हुई, के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। मतलब देखिए कि जो लोग चुन के भेजे जाएंगे संविधान सभा में वो कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। एक व्यक्ति जो चुन के आया है वो 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, उस समय 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। अनडिवाइडेड इंडिया की 389 और जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो 299 हमारी संविधान की संख्या थी, संविधान सभा की संख्या थी। तो इसमें आंसर आ गया बच्चा लोग 10 लाख प्रति व्यक्ति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निर्वाचित मतलब एक इलेक्टेड संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले भारत संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया, किसके द्वारा, मतलब किस कमीशन ने सबसे पहले बात की कि इंडिया में एक इलेक्टेड बॉडी हो जो कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बनाए। साइमन कमीशन ने बोला, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें बोला, क्रिप्स मिशन में बोला गया, या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। जल्दी से आंसर बताइए, आंसर लिखते रहिएगा, सोचते रहिएगा। क्रिप्स मिशन में पहली बार इस प्रस्ताव के बारे में बात की गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। जो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 है, मैंने भी जो राष्ट्रपति वाला टॉपिक कराया था उसमें मैंने बताया था आर्टिकल 123 जो है वो प्रेरित है हमारे पुराने कॉन्स्टिट्यूशन से ही, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए। इसमें है कि अगर संसद नहीं लगी है तो भी आप कानून बना सकते हैं, राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस के द्वारा कानून बना सकता है। ये ताकत पहले गवर्नर जनरल को मिली हुई थी। किस एक्ट के तहत, उस समय जो अंग्रेज के समय में, ब्रिटेन इंडिया के समय जो वायसराय या गवर्नर जनरल था उसके पास ये ताकत थी अध्यादेश जारी करने की। अभी हमारे राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल 123, तो गवर्नर जनरल के पास किस अधिनियम के तहत ये ताकत मिली थी, 1935 जैसा बताया गया है। 1935 का जो एक्ट है ब्रिटिश सरकार का, वो 2/3 लगभग हमने यूं का यूं लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि भारत की या भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय, मतलब द्विसदनीय बाइकार्बल, जैसे अभी वर्तमान में लोकसभा है ना, राज्यसभा है, इसको द्विसदन, 2 सदन जिसको बोलते हैं, कब बनाई गई थी, किस एक्ट के द्वारा हमारे देश में जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको 2 हिस्सों में बनाया गया, 2 हिस्से हो गए उसके, 1892, 1909, 1919 या 1935। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट सुना होगा 1919 का। इसमें राज्यों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की स्थापना की, मतलब यूनियन या व्यवस्था की स्थापना की। देखिए ये जो पीडीएफ है मिलेगी एम कृति ऐप पे। एम कृति ऐप को अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, उसमें अपडेट आ चुका है, और नोटिफिकेशन को अलाउ कर दीजिएगा अगर वो कहे तो, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कोई भी नई चीज़ अगर आपको इस पर अपडेट होगी तो। ठीक है, क्वेश्चंस अपडेट हुए हैं वो जरूर कर लीजिएगा, ये पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। इसके साथ साथ एससीईआरटी की पीडीएफ भी जल्दी ही एम कृति पे आजकल में आ जाएगी, तो इंस्टॉल करके इसको इंश्योर कर लीजिए कि आपको इसकी चीज़ें लगातार मिलती है। तो ऐड फ्री ऐप है बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जीएस की क्लासेस चल रही हैं, चाहे तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एसएसटी की क्लासेस चल रही हैं, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं 7678668827 पे। तो 1935 का अधिनियम था जिसमें कि यह आपको संघीय शासन की व्यवस्था एक प्रकार से दी गई थी कि भारत के राज्यों का संघ होगा। बिकॉज जो ब्रिटिश इंडिया था वो एक प्रकार से 8 से 11 राज्यों का एक संघ था, उसी के हिसाब से ये पहली बार डिस्कशन किया गया था कि संघीय पद्धति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना था, किसके द्वारा चुना गया था। फिर से क्वेश्चन घूम के आ गया है, सी ऑप्शन है। देखो ये परीक्षा के क्वेश्चन लिए हैं हमने, बार बार क्वेश्चन घूम के आते हैं। जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, ये प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलेंगे, ये बोल रहा है कि
किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन का कुछ हिस्सा लेना संभव बताया गया? मतलब किस एक्ट में ये बोला गया कि इंडियंस को अपने देश के प्रशासन, मतलब इंडियंस को पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ पावर या कुछ बोला जाए कि उनको अधिकार मिले अपने प्रशासन में हाथ बटाने के? कौन से एक्ट में? 1833, 1853, 1858 या 1861? जल्दी से बताइएगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इसको आप बोरिंग समझ सकते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट, एक रिफॉर्म्स करने वाला भी एक्ट इसको माना गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर चलेंगे तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे खराब, अगर ऑटोमेटिक देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद होंगे, लेकिन बोले थे पहले अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अगर लिखा होगा तो आप जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, अदरवाइज सीधे सीधे राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा नहीं है, इसका मतलब सीधे स्थायी अध्यक्ष उसके बारे में बात हो रही है, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन अगर आगे पहले अस्थायी अध्यक्ष या पहले बिल्कुल जो 2 दिन के लिए बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, एकदम कंफ्यूज नहीं होना। अगर अस्थायी ना लिखा हो तो सीधे राजेंद्र प्रसाद मारेंगे। सुपर टेट में ये क्वेश्चन है, बवाल कटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार जो इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, है ना, 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा, उसमें एक प्रकार से सभी राज्यों में चुनाव हुए थे जहां कांग्रेस को कई जगह बहुमत मिला था। कांग्रेस को 6 जगह बहुमत मिला था, 3 जगह उसे मिली जुली सरकार बनी थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से, अच्छा ये तो दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति डिप्टी चेयरमैन कौन थे? है ना, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चेयरमैन तो होता था वायसराय, और डिप्टी चेयरमैन कौन था? अपने जवाहरलाल नेहरू जी, यही होने चाहिए, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, सॉरी राजेंद्र प्रसाद, शायद मैं कुछ कंफ्यूज हो गया, बिकॉज जो वायसराय थे वो वायसराय का जो काउंसिल थी उसके प्रमुख थे, उसके बाद जो उप थे वो नेहरू जी थे, लेकिन यहाँ पे कार्यपालक परिषद लिखा है, मैं शायद उसके में कंफ्यूज हो गया, तो यहाँ पे इसमें राजेंद्र प्रसाद जी को बोला गया। इस क्वेश्चन को मैं फिर से क्रॉस चेक करूंगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा मैं फिर से क्रॉस चेक करके कमेंट डालूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, मतलब एक ऑल इंडिया यूनियन हो, ये संकल्प, ये प्रावधान, ये रूल किसने किया था? किस अमेंडमेंट में कहा गया है? 1935 वाले में, 1940 वाले अगस्त प्रस्ताव में, या भारत सरकार का 1919 वाला अधिनियम, या 1946 का कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर चलेंगे, भारत में संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? किस पार्टी की देन? ठीक है, स्वराज पार्टी की देन। तो 1934 में अगर हम बात करें तो पहली बार ऐसा कंसेप्ट निकल के आया था कि भाई अब एक संविधान सभा बने और वही इंडियंस ही अपना संविधान बनाए। 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो आई थी वो पहली बार भारतीयों के द्वारा कोशिश की गई थी संविधान रचने की, जिसको कि नकार दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसके बाद ये आवाजें उठने लग गई थी और पहली बार ऑफिशियली स्वराज पार्टी ने ये बात कही थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? नहीं लिखा हुआ है, संविधान सभा से रिलेटेड नहीं है। देखिए, पहला है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, इसमें इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट। दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन सभा का परिणाम थी, जी नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन में थे। ठीक है, वयस्क मताधिकार पर आधारित थी यार, तभी तो जो राज्यों की विधान सभाएं जो चुनी गई थी वो तो डायरेक्ट से चुनी गई थी। तो भाई ये वाला ऑप्शन तो गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है, दोनों। ये एक बहुदलीय निकाय थे, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग दलों के लोग आए थे। चौथा है इसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, बिल्कुल सही बात है, दुनिया भर की समितियां बनी थी, सब उसके अलग अलग अध्यक्ष थे। तो पहला दूसरा तो गलत है, पहला दूसरा गलत होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, 17th क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 17th क्वेश्चन, वेवेल प्रस्ताव या वेवेल ऑफर जो था, असर्शन है, रीजनिंग है। कह रहे हैं कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हिंदू और मुस्लिम संख्या बराबर होनी रखी गई थी, यह प्रस्ताव दिया गया था वेवेल के द्वारा। इसका कारण क्या बताया कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। देखिए, पहली बात तो सही थी, लेकिन दूसरी बात ही गलत लगती है ना।
ये कथन सही है पर कारण इसका गलत है, सी ऑप्शन होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं था, उनकी ऐसी कोई थिंकिंग नहीं थी कि भारत का बंटवारा बच जाए, उन्हें ऐसे से कोई मतलब नहीं था। बेसिकली वो विश्व युद्ध में भारत का सहयोग चाहते थे, डन, ठीक है। और भारत एक बड़ा आंदोलन ना करे, बस ये चाहती उनकी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी कब? 9 दिसंबर 1946। बच्चों वाला क्वेश्चन रुकेगा नहीं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे पहले अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? सेशन, कितने सत्र लगे थे? सत्र, कितने अधिवेशन हुए थे, है ना? 7, 9, 12, 15, 12 हुए थे। 12, 12 हुए थे जी, 12, ठीक है। वाचन हुए थे, डिबेट्स हुई थी 3, लंबी लंबी चली थी, 3 वाचन हुए थे, 12 सेशंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए 284 लोगों के सिग्नेचर हैं फाइनली जो ड्राफ्टेड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 15, पूरी संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आखिरी दिन जो साइन किए थे वो 8 महिलाओं ने किए थे, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक के लिए स्थगित करने की बात कही गई थी शुरू में, कि अभी हमारा देश नया नया लोकतंत्र है, तो जो वयस्क मताधिकार है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, उसको कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, है ना। ये बात की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, सी हमारे देश के शिक्षा मंत्री पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के एक्ट के द्वारा स्थापित संघ में जो रेजिडरी पावर थी, वर्तमान में रेजिडरी पावर पार्लियामेंट के पास है ना, तो वो उस समय वो शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, या प्रांतीय गवर्नर को? गवर्नर जनरल को, उसके पास था रेजिडरी पावर पे डिसीजन लेने का राइट, ठीक है। सी ऑप्शन, गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अब देखिए कमेटी के ऊपर क्वेश्चन, जहां संघ लग जाए ना वहां जवाहरलाल नेहरू आनी चाहिए, जवाहरलाल नेहरू जी। 1935 के एक्ट के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? देखिए जैसा मैंने बताया, कांग्रेस ने 6 जगह पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था और 3 जगह पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। बंगाल में उसने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था, है ना। कृषक प्रजा पार्टी के साथ उसका गठबंधन हुआ तो वहाँ सरकार बनी थी। उसके अलावा बिहार में उसको बहुमत मिला था, उड़ीसा में मिला था, मद्रास में मिला था, संयुक्त प्रांत में मिला था, मध्य प्रांत में मिला था, ठीक है। बाकी बंगाल में नहीं मिला था, तो डी ऑप्शन हो गया। सरकार बनी थी, बहुमत नहीं मिला था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? खूब बार क्वेश्चन आया हुआ है, खूब बार क्वेश्चन आया हुआ है। 26 नवंबर 1949 को, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, है ना। और लागू कभी हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? मतलब क्या, 1935 के एक्ट के तहत क्या चीज स्वीकार हुआ और अस्थायी अवयव नहीं है? 1935 के संविधान के कंटेक्स्ट में बात हो रही है कि देश का एक लिखित संविधान होगा, ये बात बोली गई। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि होंगे, ये बिल्कुल सही बात है। एक संघ योजना पर विचार होगा। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। देखिए लिखित संविधान की बात वहां नहीं दिख रही थी। 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लिखित संविधान वाली चीज समझ में नहीं आई, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसी से तो उद्देशिका बनी है, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसकी योजना पर आधारित है? जो सेपरेशन ऑफ पावर्स किया गया, जो सूचियां बनाई गई हैं, वो किसकी योजना थी एक्चुअली? पार्लियामेंटो एक्ट 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये भी तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो दिया गया है 1935 के एक्ट में। निम्नलिखित में से किसके सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए। तो बड़ी फेमस बात है, गांधी जी ने बोला था। गांधी जी ने बोला था कि कांग्रेस का पर्पस पूरा हो गया, अब इसको भंग कर दिया जाए। ठीक है, ऑफ कोर्स वो किसी ने माना नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है। दूसरी बात, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में 21 तीलियां होती हैं, मतलब यानी 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। जल्दी बताइए कौन सी बात इसमें से करेक्ट है, कौन सी बात इसमें से करेक्ट है? सिर्फ एक, 3:2 होता है। ठीक, चलिए आंसर सिर्फ एक है, 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया था। ठीक, इसके बाद 29वां क्वेश्चन, हम जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसका हेड कौन था भाई? जो दुनिया भरी कमेटी है तो उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी, जिसमें टोटल 9 लोग थे। पहले 7 लोग थे, फिर 2 लोगों को रिप्लेस करके 2 लोगों को और लिया गया, है ना। तो ये बड़े फेमस, टोटल 9 लोग इससे जुड़े हुए थे। BR अम्बेडकर जी इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसी ने ही खाका तैयार किया था हमारे संविधान का, तो भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, ये फिर से क्वेश्चन मेरे ख्याल से घूम के आ गया। ये डन, 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन कम समय में, उम्मीद करता हूँ आपको फायदा ज़्यादा हुआ होगा। इसके ऊपर एक लेक्चर और बनेगा जिसमें करीब 50 के आसपास क्वेश्चन होंगे। लाइव हो पाए तो ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्ड करके लेक्चर आपके सामने होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।